हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के छठवें चैप्टर मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। अच्छा, इसके पहले 5 चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया पेपर फर्स्ट में, तो उसे आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और क्रम बाय क्रम सारे लेक्चर को देख डालो। अच्छा, उसके बाद पेपर सेकंड के और पेपर थर्ड के भी कुछ लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। और पेपर फोर्थ में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। इसमें हम लोग कवर करेंगे नैतिक विकास को। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट को समझो, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मेरा क्या है ना भाई, जुकाम हो गया, तो उसकी वजह से क्या है, अगर वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम लगे तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है, परेशान नहीं होना। चलो, समझते हैं नैतिक विकास क्या होता है। नैतिक विकास, उसको समझने से पहले समझते हैं हम लोग नैतिकता यानी मोरलिटी क्या होता है। देखो देखो, चलो पहले हम लोग इसे समझाता है, फिर अपने भाषा में मैं समझाऊंगा। यह वह गुण है जिससे हम सही व गलत की पहचान करते हैं, यानी नैतिकता से हम लोग सही व गलत की पहचान करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नैतिकता, नैतिक विकास और सामाजिक विकास एक दूसरे के भैया पूरक हैं, ये दोनों सिमिलर चलते हैं, ठीक है। कुछ गुण दोनों में सिमिलर पाए जाते हैं। एक बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है, ठीक है। अच्छा, नैतिकता मानव जीवन का विशेष महत्व है। जो हमारी मोरलिटी है ना, मानव जीवन में उसका विशेष महत्व है। इसके बिना जो मानव जीवन है ना भैया, वो पशु के बराबर है। कैसे, इसको इसको अब समझो कि नैतिकता होती क्या है। देखो, आपके घर में एक मेहमान आ गए, देखो भैया स्क्रीन पे मैं पेन नहीं चलाऊंगा, कुछ बच्चों का भैया शिकायत रहती है। एक मान लो एक घर में आपके मेहमान साहब आ गए। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत लपक के उनका पैर पैर छूते हैं ना, ताकि आशीर्वाद मिले, प्रशंसा हो कि हाँ बच्चा अच्छा है। वही मेरे भाई वही है नैतिकता। चीजों को समझ चुके, नैतिकता क्या होती है, किसी का सम्मान करना, समाज में चल रही रीति रिवाजों के प्रति भैया व्यवहार करना ही है नैतिकता, ही है सामाजिकता। तो मुझे ऐसा लगता है नैतिकता और सामाजिकता दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, फिर भी अंतर तो है ही है। क्योंकि भैया इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने प्यारे प्यारे मनोवैज्ञानिक किसको, कोहल वर्ग जी को। अच्छा, एक कोहलर होते हैं जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। जब पेपर थर्ड में मैं बताऊंगा ना, डिस्कस करूंगा, तब बताऊंगा कि कोहलर साहब ने क्या बोला था। वो एक चिंपैंजी पे अपना प्रयोग किए थे, ठीक है। चलो, नैतिकता समझ चुके क्या हुआ कि समाज में चल रही किसी रीति रिवाजों के अनुसार अपने व्यवहार को करना ही क्या है मेरे भाई, नैतिकता है, ठीक है। वही एग्जाम्पल हुआ ना, घर में कोई मेहमान आ गया, आप उसका पैर छू रहे हो, उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तो उसके अंदर नैतिकता है। अब आपके घर में एक मेहमान आया और आप उससे बोले ही नहीं, तो क्या बोलेगा अपने घर जाके, अरे उस बच्चे के अंदर तो नैतिकता नाम की चीजें नहीं है, मोरलिटी नाम की चीजें नहीं है, प्रणाम नहीं किया, नमस्ते नहीं किया, शिकायत करेगा। तो भैया बच्चे में नैतिकता का विकास कैसे हो, इस चैप्टर में हम लोग यही समझेंगे, ठीक है। पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट को समझो, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, बोलने की हालत में नहीं हो फिर भी लेक्चर ले रहा हूँ। काफी बच्चों का मैसेज लगातार आ रहा था कि सर लेक्चर क्यों ऑफ किए हो। चलो ठीक है, समझते हैं अब लोग नैतिकता का स्वरूप, ठीक है। देखिए, बालकों में नैतिकता का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इस पॉइंट को समझ लीजिए, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, एक बालक है, उसमें नैतिकता का विकास तभी होगा जब वो समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा, समाज के साथ मिले जुलेगा, ठीक है। अंतःक्रिया का अर्थ क्या है कि समाज के साथ वो रूबरू हो, उनके साथ घुलना मिलना प्रारंभ करेगा, तभी जो है उसका सामाजिक विकास होगा, यानी नैतिकता का विकास होगा। अच्छा, एक बात और, जो आपका नैतिकता का विकास है ना, ये जन्मजात नहीं होता। जिस तरीके से सामाजिक विकास जन्मजात नहीं होता, उसी तरीके से नैतिकता का भी विकास जन्मजात नहीं होता। ये उम्र बढ़ने के साथ नैतिक भावना या फिर नैतिकता का विकास होता जाता है। ये आगे चीजें अभी पढ़ोगे तो और भी क्लियर हो जाएगी। देखो, बच्चे समाज के संपर्क में आने पर सामाजिक व्यवहारों का अधिगम करते हैं, और इन्हीं सामाजिक व्यवहारों के साथ उनमें नैतिक विकास भी हो जाता है, नैतिकता का विकास भी हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। ये है नैतिकता का स्वरूप, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग ये समझते हैं कुछ प्यारे प्यारे मनोवैज्ञानिक नैतिकता के बारे में क्या बोले हैं। देखो, एक हमारे प्यारे मनोवैज्ञानिक है जोन साहब, उसके बाद हमारे सबसे प्यारे मनोवैज्ञानिक हार्लॉक साहब को भी देखेंगे, ठीक है। देखो, जोन साहब ने क्या कहा। देखिए, जोन्स के अनुसार निश्चित समय या स्थान के आदर्शों के प्रति, मान लो यहाँ पे एक निश्चित या स्थान है, उसके आदर्शों के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन ही नैतिकता है कि मेरे भाई। यही बात हार्लाक साहब भी कहते हैं, ठीक है। देखो, क्या है, मान लो यहाँ पे एक निश्चित स्थान है, यहाँ पे एक शिक्षक है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। ये लोग दो का टेबल याद कर रहे हैं, यहाँ पे एक घूमता फिरता बच्चा आ गया और वहां पे जाके ये गाना गाना प्रारंभ कर दिया। तो क्या हुआ, ये अनैतिक कार्य कर रहा है, क्योंकि मेरे भाई एक निश्चित स्थान पे या फिर समय पे, ठीक है, आदर्शों के प्रति ये अनुरूपता का प्रदर्शन नहीं कर रहा है ये बालक, ठीक है। इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जाके या तो चुपचाप खड़ा रहे या फिर दो का टेबल ये भी याद करने लग जाए, ठीक है। ये कह रहे हैं जोन साहब, यही बात कहते हैं हमारे हार्लाक साहब भी। हार्लाक साहब क्या कहते हैं, सामाजिक समूहों की नैतिक नैतिक संहिता के प्रति अनुरूपता का ही
नैतिकता है मेरे भाई, अनुरूपता ही नैतिकता है। ठीक, देखो हार्लाक साहब यही बात कहते हैं, हमारे प्यारे मनोवैज्ञानिक हार्लाक साहब क्या कहते हैं, सामाजिक समूहों की नैतिक संहिता के प्रति अनुरूपता ही नैतिकता है। यानी यहाँ पे कोई समाज है, ठीक है, कोई सामाजिक समूह है, उसके प्रति आप ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हो तो आप अनैतिक घोषित कर दिए जाओगे, ये बात कहते हैं हार्लाक साहब। ठीक है, चलो ये दोनों प्यारे मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट थे, इनको आप नोट पॉइंट में अपने लिख लेना। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग नैतिकता का अधिगम। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, छोटी सी पॉइंट है। देखो क्या है, जन्म के समय बच्चे में अंतरात्मा या फिर नैतिकता का अभाव रहता है। देखो संज्ञानात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, नैतिकता का विकास हो गया। उस जन्म के समय बच्चे में इन तीनों का भैया अभाव रहता है, लेकिन शारीरिक विकास जन्म के पहले ही हो जाता है। ठीक है, चलो इसका विकास उसमें दीर्घकालिक सामाजिक अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे जैसे बच्चा समाज के साथ घुलता मिलता है, मिलता जुलता है, तो क्या होता है, उसके अंदर नैतिक भावना का विकास होता है। देखो सामाजिक अधिगम का विकास होगा तभी तो नैतिक भावना का विकास होगा। ठीक है, ये होगा नैतिकता का अधिगम। ठीक है, चलो अब हम लोग ये समझते हैं नैतिक विकास में मूल्यों का महत्व। ये भैया मूल्य जो है ना, देखो आप कहोगे सर ये मूल्य बहुत कंफ्यूज करते हैं, जब आप सीओ सीरीज पढ़ोगे या बुक पढ़ोगे ना तो 100% कंफ्यूज करते हैं ये मूल्य। नैतिक विकास में सर मूल्य क्या होते हैं, देखो मान लो ये कोई समूह है ना, यहाँ पे कोई समूह है, इसके कुछ मूल्य होते हैं। मूल्य कहने का अर्थ है कि ये देखो इस समाज का ना, ये जो आपका समाज है, मान लो यहाँ पे ये समाज ए है और यहाँ पे समाज बी है। ये समाज ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी हमारे समाज में आएगा तो सबको प्रणाम करना अनिवार्य है। और बी समाज क्या कहता है, हमारे कोई भी हमारे समाज में आएगा तो भैया पैर छूना अनिवार्य है सबका। ठीक है, तो अपना अपना जो है कि भैया मूल्य अलग अलग होता है हर समाज का। ठीक है, ये पॉइंट दिमाग में बना के रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं नैतिक विकास में मूल्यों का महत्व क्या है। देखिए नैतिक विकास के मूल्यों के महत्व में बालकों में नैतिक विकास के दृष्टिकोण से मूल्यों का भैया विकास विशेष स्थान रखता है। देखो प्रत्येक समाज, चाहे समाज हो चाहे संस्कृति हो अथवा समूह के कुछ निर्धारित मूल्य होते हैं, मैंने ऊपर समझा दिया। ठीक है, कुछ निर्धारित मूल्य होते हैं। समूह की प्रभावशालिता या सदस्यता को प्राप्त करने के लिए भैया समूह के मूल्यों के प्रति स्वीकृत करनी पड़ती। यदि आपको किसी समाज में रहना है तो उस समाज के प्रति आपको भैया अपना विश्वास कायम रखना पड़ेगा, ये कहने का अर्थ है मूल्य के। ठीक है, प्रत्येक समूह की विचारधारा में कुछ महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं जिनको सभी सदस्य ग्रहण करते हैं जो जो समूह में रहते हैं। ये बात मैंने ऊपर बता दिया कि समूह ए है या बी है तो इसको क्या सबको प्रणाम करना है, इसको सबको बी करना है। तो प्रत्येक समूह का अपना अपना एक मूल्य निर्धारित होता है। ठीक है, मूल्यों को परिभाषित करते हुए कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक जैसे क्रेंच, किचफील्ड और बैल्की साहब ने क्या लिखा उसको समझो। मूल्यों से तात्पर्य ऐसे विश्वासों से है जिनसे यह पता चलता है कि बाल्यावस्था एवं उसका विकास कौन सी वस्तुएं अच्छे कार्य वांछित हैं और कौन सी वस्तुएं भैया हमारे लिए अवांछनीय है। आप कहोगे सर वांछनीय और अवांछनीय क्या है, देखो वांछनीय मतलब सही कार्य, अवांछनीय मतलब गलत कार्य, बस इसका सिंपल सा यही अर्थ है। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं कि भैया नैतिकता से हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए कौन सी वस्तुएं जो है भाई भाई सही है, कौन सी वस्तुएं गलत है। ठीक है, ये पॉइंट है इसके कहने का अर्थ। देखो अब हम लोग जो ऊपर इतना डिस्कस किए हैं मूल्यों का, उसका भैया संपूर्ण में स्पष्ट रूप से क्या इसका अर्थ निकलता है उसको समझते हैं। देखो देखो नैतिकता के विकास की अवधि में मूल्यों को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, जो भी नैतिकता का विकास होता है तो जो समूह के कुछ मूल्य होते हैं उसको ग्रहण किया जाता है। समूह में स्थान पाने के लिए समूह के मूल्यों के प्रति सहमति व्यक्त करना आवश्यक है, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे देखो समराइज करके आप लोग ऐसे एग्जाम में अपने लिखना मेरे भाई, जब आप टेट या फिर सीटेट के लिए आप इसको पढ़ोगे नैतिक विकास में ना, तो इतना गाथा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप कोहलवर्ग जी को पढ़ोगे और थोड़ा बहुत पियाजे जी को पढ़ लोगे। पियाजे जी ने भी अपने 2 पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया था जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप कोहलवर्ग जी को पढ़ोगे और आपका नैतिक विकास कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में लिखना है ना, तो आपको थोड़ा बहुत तो डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो और जो है कि इन 3 पॉइंट को समझो। देखो मूल्यों के आधार पर ही गलत तथा सही, वांछनीय और अवांछनीय में अंतर अनुभव किया जाता है। देखो किसी समाज के मूल्य के आधार पर ही तो हम कह सकते हैं ना कि वो समाज का क्या जो गलत पॉइंट है, क्या सही पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद कुछ मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, कुछ मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, चाहे कोई समाज हो उसमें कुछ मूल्य एकदम बिल्कुल सही ही होते हैं। जैसे हर समाज में ईमानदारी होती है, विनम्रता होती है, दयालुता होती है, सहयोग तो होता ही होता है। ठीक है, ये पॉइंट हर समाज में होते हैं, हर सामाजिक मूल्य में भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद मूल्यों में समानता के कारण
विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार में भी समानता पाई जाती है। इस पॉइंट को समझो, ऊपर के पॉइंट से भी क्लियर हो जाएगा। मान लो समूह ए है और समूह बी है, इसमें भी ईमानदारी, इसमें भी ईमानदारी है, तो बताओ इसका भी जो व्यवहार समान होगा, इसका भी व्यवहार समान होगा, ये कहने का अर्थ है। ठीक है, चलो अब हम लोग ये समझते हैं नैतिक विकास में अनुशासन की भूमिका। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे मेरे भाई, अनुशासन की भूमिका समझने के बाद हम लोग ये समझेंगे नैतिक विकास में दंड एवं पुरस्कार की भूमिका। उसके बाद हम लोग चले आएंगे अपने कोहलबर्ग जी को पढ़ेंगे। ठीक है, कोहलबर्ग, प्यारे प्यारे कोहलबर्ग जी को पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं नैतिक विकास में अनुशासन की भूमिका क्या क्या होती है। देखो, आपको पता है कि कोई बालक अच्छे कार्य तभी करेगा जब हम थोड़ा सा उसे अनुशासित करेंगे। ठीक है, अब उसको अगर खुला छोड़ दिया जाए ना तो भैया गलत काम ही करेगा, पढ़ने की जगह खेलना कूदना ज़्यादा पसंद करेगा, खेलना कूदना ज़्यादा पसंद करेगा। ठीक है, देखो, वास्तविक नैतिकता के विकास के लिए अनुशासन की भावना विकसित होना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक बालक में आप नैतिक नैतिक भावना का विकास करना चाहते हो, दूसरों का वो सम्मान करे, तो उसको भैया ये आवश्यक है थोड़ा सा उसको अनुशासन में रखो। ठीक है, ये माता पिता, परिवार या फिर आपके शिक्षक भी ये कार्य करते हैं। अनुशासन का तात्पर्य व्यवहार के स्वीकृत आदर्शों के प्रति अनुरूपता का प्रशिक्षण है। ठीक है, अनुशासन की भावना के कारण ही व्यक्ति वांछनीय व्यवहार करता है, सही व्यवहार करता है और अवांछनीय व्यवहार करने से बचता है। ठीक है, जब उसे थोड़ा सा हम लोग अनुशासित करते हैं, डांट फटकार करते, तभी तो अच्छे कार्य वो करता है, वरना खेलने कूदने में ही समय अपना व्यतीत कर देता है। ठीक है, चलो देखो, अनुशासन के कुछ सिद्धांत भी होते हैं जिनके द्वारा अनुशासन की भावना विकसित की जा सकती है बच्चे में। फर्स्ट पॉइंट ये है, वांछित व्यवहार यानी सही व्यवहार करना तथा अवांछित व्यवहार को त्यागना यानी गलत व्यवहार को त्याग कर जो बच्चे हैं क्या उनके अंदर नैतिक भावना का विकास हो सकता है। उसके बाद वांछनीय कार्यों से संतुष्टि यानी सही कार्य से वो भैया अपने आप को सहज महसूस करते हैं। उसके बाद अवांछनीय कार्यों से जो है असंतुष्टि की भावना जो उनमें उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, वांछनीय कार्यों को इस प्रकार करने की आदत डालना ताकि आगे चलकर वो बिना किसी दबाव के कर सकें। ठीक है, ये उनके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, अवांछनीय कार्यों के स्थान पर वांछनीय कार्यों को वरीयता, मतलब गलत कार्यों के स्थान पे सही कार्यों को भैया ज़्यादा उसको क्या है प्रमोट करो। ठीक है, ये हो गया कुछ अनुशासन के। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे भाई, चाहो तो अपने एग्जाम में ऐसा डायग्राम बना लेना, मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ। ठीक है, चलो इसको मैं एक एक पॉइंट करके समझा देता हूँ। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, लॉन्ग साहब ने 1941 में कुछ निष्कर्ष निकाला जो ऊपर ये था। इसके अनुसार लॉन्ग साहब ने कुछ निष्कर्ष निकाला क्या, 41% संरक्षक ये मानते हैं, 41% जो संरक्षक ये मानते हैं कि बच्चों को समझाने पर अधिक बल देना चाहिए। ठीक है, समझाने पर अधिक बल देना चाहिए। मात्र 12% लोग ये मानते हैं कि डांट फटकार कर जो है कि बच्चों को नैतिक भावना का विकास हो सकता है। उसके बाद 9% लोग ने कहा है कि पुरस्कार द्वारा अनुशासन की भावना उत्पन्न की जा सकती है। उसके बाद शेष लोग कठोर दंड के पक्ष में थे, यानी कि शेष लोग जो 37% लोग कठोर दंड के पक्ष में थे। ऐसे डायग्राम बना दो कि पूरा पूरा नंबर मिलेगा यदि अनुशासन रिलेटेड कुछ पूछता है तो। ठीक है, चलो अब हम लोग ये समझते हैं नैतिक विकास में दंड एवं पुरस्कार की भूमिका। अब तक हम लोग ये समझते थे कि अनुशासन को कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, अनुशासन का क्या लाभ है। अब हम लोग ये समझेंगे नैतिक विकास में दंड एवं पुरस्कार की भूमिका, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है लॉन्ग आंसर में भी। ठीक है, देखो, बालकों में नैतिक विकास के दृष्टिकोण से प्रयुक्त किए जाने वाले दंडों तथा पुरस्कार का विशेष महत्व है। सबसे पहले हम लोग दंड को समझते हैं। देखो, अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए, एक बच्चे को अनुशासित करने के लिए जहाँ तक हो सके आप साधारण दंडों का प्रयोग करो। ठीक, पनिशमेंट साधारण से साधारण देने का प्रयोग करो। ठीक है, गुस्से में बच्चों को कभी भी दंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दंड का महत्व घट जाता है। एक बच्चे को आप बार बार पीट रहे हो ना, तो वो भैया पीटने का महत्व उसका खत्म ही हो जाता है, हम सब जानते हैं। दंड देते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दंड उचित समय पर दिया जाए ताकि बच्चे दंड एवं गलत कार्य में संबंध स्थापित कर सकें। ये बताओ, मान लो कोई बालक सुबह सुबह नहीं पढ़ रहा है, आप उसको शाम को पीट रहे हो, उसको पता ही नहीं कि उसका पापा उसको पीट क्यों रहा है। जब भैया सुबह नहीं पढ़ रहा तभी उसको पीटो, मतलब नॉर्मली दंड दो, पीटो मत। ऐसा बस निकल गया मेरे मुंह से। ठीक है, तो इस प्रकार से दंड देते समय जो कार्य कर रहा है उसी समय, अगर गलत कार्य कर रहा है उसी समय उसे दंड दो, बाद में नहीं, ताकि वो संबंध स्थापित कर सके कि हाँ मुझे इस कार्य की वजह से मुझे दंडित किया जा रहा है। उसके बाद पुरस्कार, कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि पुरस्कार की जो भूमिका बहुत ज़्यादा होती है नैतिक भावना में। देखो, नैतिकता के विकास में पुरस्कार का विशेष स्थान है। जहाँ तक एक तरफ दंड के कारण
प्रतिरोधी व्यवहार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। किसी बच्चे को आप ज़्यादा दंडित करोगे ना तो आपका विरोध भी करने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ पुरस्कार के कारण वांछनीय कार्य में भैया उसके साथ साथ वयस्कों तथा प्रौढ़ों के प्रति बच्चों का स्नेह भावना विकसित होती है। पुरस्कार देते समय यह ध्यान देना चाहिए कि पुरस्कार इस प्रकार दिया जाए ताकि बच्चे पुरस्कार तथा सही कार्य कि भैया सहचार स्थापित कर ले, परंतु ऐसा ना हो कि वे पुरस्कार पाने का उचित कार्य करने की आदत बन जाए। जब पुरस्कार दो तभी उचित कार्य करे, वरना भैया वो अवांछनीय कार्य करने लग जाए। ठीक है, पुरस्कार के 5 प्रमुख लाभ हैं, इनको देख लो। थोड़ा-थोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? पुरस्कार द्वारा गलत तथा सही कार्यों में अंतर सीखने की प्रवृत्ति दृढ़ होती है। किसी बच्चों को कहते हैं ना कि अभी किसी की थोड़ा-सा बड़ाई कर दो, देखो उसके चेहरे पे हँसी, तो इसी तरीके से पुरस्कार देना एक प्रकार से अच्छा ही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, पुरस्कार द्वारा सही कार्यों की पुनरावृत्ति की भावना बढ़ती है। यानी कोई व्यक्ति अगर सही कार्य कर रहा है, आप उसे थोड़ा-सा भैया पुरस्कार दे दिए या फिर किसी चीज़ में गिफ्ट दे दिए, तो क्या होगा? वो इसी कार्य को फिर करना चाहेगा। क्यों? उसके बाद पुरस्कार द्वारा कार्यों का परिमार्जन होता है। यानी कि कोई भी कार्य अगर कर रहा है, उसको पुरस्कृत करते हो तो अपने कार्यों को भैया बढ़ोतरी करता है। इस प्रकार से फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है। देखो फिफ्थ पॉइंट है, पुरस्कार द्वारा स्थापित व्यवहार अधिक अस्थायी होता। किसी व्यक्ति को अगर पुरस्कार दे रहे हो ना, तो उसका व्यवहार जो जिस जिस कारण आप दे रहे हो उसको पुरस्कार, तो उसका जो है व्यवहार अस्थायी हो जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, पुरस्कार के उपयोगी से प्रतिरोधी व्यवहार घटता है और स्नेह तथा सुखद भावना बढ़ती है। सही बात है, किसी को पुरस्कार दोगे तो क्यों आपका विरोध करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम में ये पांचों पॉइंट को तो मेरे भाई जरूर लिखना अगर पुरस्कार से आता है तो। चलो अब हम लोग समझते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत यानी कोहलबर्ग साहब को। देखो एक है कोहलर और एक है कोहलबर्ग। जो कोहलर है वो सूझ का सिद्धांत दिए थे। जब हम लोग थर्ड पेपर को कवर करेंगे, अधिगम सिद्धांत के थर्ड चैप्टर है अधिगम सिद्धांत, तब उसमें हम लोग कोहलर साहब को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कोहल वर्ग को पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट इनके नाम में, ये चीज़ जानते रहो। ठीक है, चलो देखो कोहल वर्ग से थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा जानो। देखो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। ये साफ साफ अपने एग्जाम में लिखना ही लिखना। उसके बाद कोहल वर्ग ने 3 स्तरों को नैतिक विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित किया। ठीक है, प्रत्येक स्तर को दो दो भागों में और बांटा। ठीक है, उपास्थाओं में और बांटा। उसके बाद देखो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सर्वभौमिक गोचर होता है। यानी कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास है ना वो सब पे लागू होता है, क्योंकि सामाजिक प्राणी बनने के लिए मान्य व्यवहार संहिता आत्मसात करनी पड़ती है। यानी एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए भैया जो आपके आपके समाज में कुछ मूल्य हैं, कुछ निर्धारित मूल्य हैं, उनको क्या होता है आत्मसातकरण करना पड़ता है। ठीक है, ये इनका मानना है। ठीक है, देखो कोहलर साहब ने कई प्रयोग किए। जैसे इनका सबसे प्रमुख प्रयोग तो ये था कि हिंज पे इन्होंने प्रयोग किया था। एक हिंज नापक यूरोप में व्यापारी था उस पे। लेकिन आपके सिलेबस में हिंज का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बच्चों के बारे में ये बताया है। ठीक है, जब आप यूपी टेट सी टेट पढ़ोगे तो वहाँ हिंज नामक व्यापारी भी पढ़ना पड़ेगा। देखो उस पे ये आधार प्रयोग किए थे। इसमें क्या है, कुछ बच्चों पे ये अपना प्रयोग किए थे। देखो कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने धर्म संकट यानी डिलेमा, देखो मेरे भाई ये सब दिमाग में बना के रखो, इस पे मैं कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर दूंगा। कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न करके उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। ये प्रयोग इनका भी है। एक इनका और प्रयोग जो मैं बता रहा था हिंज वाला, वो भी प्रयोग है। ठीक है, जैसे मित्र की जान बचाने में खतरा है तो क्या वह मित्र की सहायता करेगा। देखो एक तो भैया इंपॉर्टेंट है मित्र की जान भी बचाना, और जान बचाएगा तो उसकी भी जान में खतरा है। यानी देखो बीच में वो दुविधा में पड़ गया। यानी कि ये दुविधा यही है मेरे भाई धर्म संकट, यानी जो बीच में निर्णय ले ही ना पाए, तो वही है मेरे भाई डिलेमा। इसको दिमाग में बना के रखना है ये शब्द। ठीक है, चलो इसी के आधार पर कोहलबर्ग ने अपने जो है कि 3 स्तरों को इन्होंने विभाजित किया। उसमें से दो दो स्तर और बताया। देखो फर्स्ट है पूर्व नैतिक स्तर और सेकंड है मेरे भाई पारंपरिक भूमिका अनुरूपता का स्तर। उसके बाद आत्मस्वीकृत नैतिक सिद्धांत का स्तर। ये तीनों पॉइंट इन्होंने बताया था। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट को हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप लोग ऐसे एग्जाम में लिख देना। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट पॉइंट है पूर्व नैतिक स्तर। कोहलर जी ने जो 3 जो स्तर बताया था उसमें फर्स्ट पॉइंट है पूर्व नैतिक स्तर। ठीक है, प्री मोरल लेवल। देखो इसमें क्या है, यह प्रारंभिक स्तर है। इसमें उचित अनुचित का ज्ञान व्यवहार के प्रति दूसरों की प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। यानी कि बच्चा जो भी कुछ व्यवहार करेगा ना भाई पूर्व नैतिक स्तर में, वो दूसरों के खुश करने के लिए ही करता है। ठीक है, देखो यदि उसे आज्ञा या दंड के अनुसार ही वो जो है क्या करता है व्यवहार करता है। ठीक है, यदि वो कोई भी कार्य करेगा तो यही देखे कि यदि उसे दंडित किया जाएगा तो भैया वांछनीय कार्य करेगा, दंडित नहीं किया जाएगा तो अवांछनीय कार्य करेगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, अहम केंद्रित की अवस्था। अब मान लो बच्चे के पास यहाँ इतना खिलौना है ना, तो उसके मन में यही भावना रहेगी सारा खिलौना मेरा ही है।
ठीक है, उसमें नैतिक भावना का बिल्कुल अभाव रहता है। ये इन दोनों पॉइंट में है, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लेना, बाकी चीज़ों में समझा दे ही रहा हूँ। उसके बाद क्या है, पारंपरिक भूमिका अनुरूपता का स्तर। देखो इस स्तर तक पहुँच पहुँच जाने पर बच्चों का सामाजिक प्रत्यास्थाओं एवं मान्यताओं में रुचि दिखाई पड़ने लगती है। वे सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखकर व्यवहारों करने का प्रयास करते हैं, व्यवहारों करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उनमें अहम केंद्रित का भावना घटती जाती है। जैसे उसमें क्या होता है, खिलौना सिर्फ मेरा ही है, इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा खिलौना क्या है, अपने छोटे भाई को भी दे देता है। इसे भी दो अवस्थाओं में बांटा गया है। देखो, प्रशंसा की अवस्था, बालक जो कुछ भी करेगा, अगर उसकी प्रशंसा हुई तो समझो भैया नैतिक विकास में उसकी और भावना बढ़ती जाएगी। अगर आपके सामने, अगर उसे थोड़ा सा भैया क्या होगा, पुरस्कार दे दो, थोड़ा सा उसकी प्रशंसा कर दो, तो वो और अच्छे कार्य करने लगेगा। सामाजिक अनुरूपता, जो भी कार्य करेगा ना, समाज को भैया अपने ध्यान में रखते हुए, ठीक है, समाज के जो मूल्य जो नियम है ना, उनके अनुसार इसमें कार्य करता है, ठीक है, सेकेंड स्टेज में। उसके बाद थर्ड स्टेज है आत्मस्वीकृत नैतिक सिद्धांत। देखो इसमें क्या है, इसमें दो स्टेज के उन्होंने बांटा है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखो उसमें इसकी विवेक की भी जो है, यानी उसकी जो रीजनल पावर है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद सामाजिक सहमति की अवस्था। देखो इसमें दो दुविधा में पड़ जाता है, डायलमा में दो में पड़ जाता है। क्या क्या, एक तो देव वो अपने दिमाग का भी उपयोग करता है और समाज में चल रही परंपराओं का भी वो क्या करता है, थोड़ा सा उनको मानता है। उसके बीच में वो भैया दुविधा में पड़ जाता है। इसी कारण बालक इसमें तनाव की अवस्था में आ जाते हैं। अभी जब सेकंड पॉइंट आप डिस्कस करोगे ना, तो उसमें देखो यही पॉइंट है कि बच्चे इस अवस्था में तनाव की स्थिति में उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भैया बीच में पड़ जाता है। देखो क्या, कि जैसे यहाँ पे एक ये उदाहरण है कि मान लो उसको पता है कि देखो समाज में जाति प्रथाएं हैं, ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में ये है कि वो अपने तर्क पे वो ज्ञान प्रदर्शित करना चाहेगा कि समाज में ये जो जाति प्रथाएं हैं वो गलत है, लेकिन समाज में जाति प्रथाएं हैं, तो बीच में दुविधा में पड़ जाएगा क्या चुने, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसके कहने का ये अर्थ है। सिलेबस आपको काफ़ी बड़ा है इसमें, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चारों अवस्थाएं, तीनों अवस्थाएं में जो आपके दो दो उप अवस्थाएं हैं, यानी 6 अवस्थाएं हो गई, सबको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसको लिखने से बचने के लिए आप साफ साफ इसमें ये लिख सकते हो, कोहलर द्वारा जो 3 अवस्थाएं दी गई उसका निष्कर्ष ये है मेरे भाई। इसको आप लोग अपने एग्जाम में लिख सकते हो, स्पेशली मैं आपको डिजाइन किया हूँ आपके लिए। देखो क्या है, उपयुक्त विवेचना के आधार पर कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको तो नोट पॉइंट में लिख लेना, यही इंपॉर्टेंट आपके। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वांछनीय व्यवहार का विकास क्रमिक रूप से होता है। वांछनीय व्यवहार का विकास क्रमिक रूप से होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, वांछनीय व्यवहार यानी सही व्यवहार, सही कार्य जो होता है वही वांछनीय होता है, ठीक है। देखो वांछनीय व्यवहार के विकास में तर्क एवं चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम लोग इसको देखो थर्ड स्टेज में डिस्कस किए थे, ठीक है, कि बच्चा तर्क करने लगता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, नैतिक विकास में विचरणशीलता व्यक्तिगत एवं परिवेश के कारणों में पाई जाती है, कारणों से पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, नैतिक विकास की उच्चतर अवस्थाओं तक कम ही लोग पहुंच पाते हैं। ये कोहलर साहब कहते हैं कि भैया कम ही लोग पहुंच जाते हैं, जो उच्चतर अवस्था होती है, ठीक है। जैसे ये वाली अवस्था, देखो इसमें क्या है कि यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने विवेक और अंतरात्मा की आवाज़ पर आधारित कार्यों को वांछनीय निर्धारित करता है। जैसे इस स्तर में कम ही लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये कहने का इनका अर्थ है, इसका निष्कर्ष सबसे इंपॉर्टेंट है यही, समझ लो। इसको पढ़ लिए तो सब कुछ पढ़ लिए। नैतिक विकास की प्रत्येक क्रमिक अवस्था में व्यवहार का परिमार्जित होता है, यानी व्यवहार की वृद्धि होती है। उसके बाद नैतिक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक होते हैं, यानी सब पर लागू होते हैं, तथा व्यक्ति को नैतिक विकास की प्रत्येक अवस्था से गुजरना पड़ता है, ठीक है। यानी चारों जो जो तीनों अवस्था दी गई सबसे गुजरना पड़ता है। देखो नैतिक विकास के कुछ इंपॉर्टेंट निर्धारक हैं, जैसे परिवार, मित्र मंडली, विद्यालय। देखो फर्स्ट अगर बच्चे का जो है कि नैतिक विकास होता है तो सबसे पहले परिवार में ही होता है, उसके बाद मित्र मंडली में, उसके बाद हमारे विद्यालय में, क्योंकि एक शिक्षक बालक में जैसा चाहे वैसा बदलाव कर सकता है। देखो कुछ लिखना चाहे मत भैया, ये लॉन्ग का जो शब्द है इसको लिख लेना। लॉन्ग साहब ने 1941 में अपने अध्ययन में पाया, क्या पाया, कि अवांछनीय व्यवहार करने वाले 80% बच्चे 12 वर्ष की आयु से कम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख लेना। आयु में वृद्धि के साथ साथ विध्वंसक आदतें तथा नटखटपन घटता जाता है, तथा वांछनीय यानी अच्छी आदतें बढ़ती जाती हैं, ठीक है। परंतु लैंगिक भिन्नता का प्रभाव स्पष्ट नहीं पाया गया, ठीक है। लैंगिक भिन्नता मतलब क्या है मेरे भाई, देखो यदि एक बालक है
और ठीक है, एक बालिका है, उसके व्यवहार में कैसे परिमार्जन हो रहा है, इसमें लॉन्ग साहब ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट पॉइंट में लिख लेना, ठीक है। नैतिक विकास को कंप्लीट कवर किया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्या है ना, जब आप सीटेट या फिर टेट एग्जाम के लिए तैयारी करोगे ना, उसमें से थोड़ा इसका क्रम बदल जाएगा, ठीक है। वहाँ आप हिंज की जो है स्टोरी पढ़ोगे नैतिक विकास में, और सिर्फ कोहल वर्जी को पढ़ोगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में पढ़ना रहता है, क्योंकि आपको लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। चलो, इस तरीके से मैंने कवर किया है। और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल पे जुड़ जाओ। और मेरे भाई, अगर आप सच्चे दिल से चैनल के साथ जुड़े तो अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को जरूर शेयर करो, ठीक है। चलो, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो मुझे यहाँ पे जुड़ो, और जो मन में आए वो पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट। और इसका पीडीएफ आप तो पता है कि टेलीग्राम चैनल से मेरे जाके ले सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत डाउन की वजह से लेक्चर लेने के हालत में बिल्कुल नहीं था, लेकिन कई बच्चों का भैया मैसेज लगातार आ रहा था कि सर आप क्लास को स्टार्ट करो, क्लास नहीं हो रही 2 दिन से, ठीक है। चलो, इस तरीके से क्लास अभी एंड करते हैं फिलहाल, जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नई एनर्जी ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो।